चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। देवीना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैम फर्स्ट ग्लोबल में आप लोग रिटेल के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए क्या रिकमेंड कर रहे हो? ये सही समय आ गया है कि एक्यूमुलेट किया जाए, या फिर वो इन्फ्लेशन कंसर्न्स, वो रिसेशन में जाने का डर, वो एफआई का पलायन, ये सब और हावी होगा सेंटिमेंट्स और मूड्स पे? थोड़ा साइडलाइन में बैठ के रिटेल इस वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व करे, क्या करूं मैं? तो फर्स्ट ग्लोबल में हम लोग का जो रिटेल के लिए प्रोडक्ट है वो स्मॉल केस के थ्रू है, एफसी हम करके, हम मतलब ह्यूमन प्लस मशीन मॉडल। तो हमारे जो सिस्टम्स और मॉडल्स वो बता रहे हैं, आपने जैसे जो चीज बोली कि एफआईआर का पलायन, ये सब अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म भी इसका तो मार्केट पर असर नहीं पड़ता है कि एफआईआर आ रहे हैं या जा रहे हैं। उसका मंथ टू मंथ जब से एफआईआर इस मार्केट में आए हैं, मैं तो तब से देख रही हूँ 1993 से, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। ओवरऑल पूरे ग्लोब में इक्विटीज ने अच्छा नहीं किया इस साल मैं देख रही थी तो कुल पूरी दुनिया में 4 ही 5 बाजार ऐसे हैं जो थोड़ा ऊपर हैं, और वो सब कमोडिटी वाले हैं, जो सऊदी अरेबिया या साउथ अफ्रीका और इस तरह के बाजार, खाली 4-5 इतने बाजारों में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। और पिछले साल भी आउट परफॉर्म किया था, 2021 में भी इंडिया ने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन ये बहुत लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद था। बहुत साल से इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा था, पिछले साल से आउट परफॉर्म करना शुरू किया, जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, और हमारे सिस्टम्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा। अब जहां तक कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का बात है कि कितना रिटर्न देगा, वो एक अलग सवाल है। तो अभी मैं जो रिटेल निवेशकों को कहूंगी कि आपको जितना इन्वेस्ट करना है, अब बाजार उस रेंज में है कि आप शुरू कर दें, अगले 2-3-4 महीने में स्प्लिट कर दें जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जितना निवेश करना चाहते हैं, और निवेश करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये 2021 वाला बाजार नहीं है जहां पर सभी कुछ ऊपर गया, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। तो अब इस साल आपको चयन थोड़ा ध्यान से करना है, सेक्टर्स का भी, कंपनीज का भी थोड़ा घुस के देखना पड़ता है कि कहां पर क्या डायनामिक्स हैं, क्या हो रहा है, इनपुट के भाव में क्या हो रहा है, जो वो बेच रहे हैं उत्पाद उसके भाव में क्या हो रहा है, और तब आपको निर्णय लेना है। ओके, तो ये 2021 नहीं है कि आंख बंद करके जो भी ले लिया वो 2022 के प्रारंभ तक आपको पैसा बना के दे के जाएगा। इस बार चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैम बिल्कुल सही कहा आपने। और मैम इस चुनाव के क्रम में आइए एक एक करके शामिल करते हैं सेक्टर्स को, और सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज जहाँ पे हुआ है, कॉन्फिडेंस जो हिल गया है, वो लास्ट 2 क्वार्टर अर्निंग्स के रिपोर्ट्स होने के बाद, जब से एट्रिशन की समस्या बढ़ने लगी थी, आईटी को ये बाजार बहुत अगर आप देखें पनिश कर चुका है पिछले 6 महीने में। मैम यहाँ पर आपका चुनाव कैसा रहेगा? यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आफ्टर दिस डैमेज कैसा लगता है आपको? आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था लगभग 2020 के मध्य से, जिस समय एफएमसीजी की तरफ लोग जा रहे थे। हमने कहा कि ये एक और सेक्टर है जहां पर अर्निंग्स, आप थोड़ा उसमें विजिबिलिटी रहता है, थोड़ा आपको मालूम रहता है कैसी अर्निंग्स आएंगी, प्लस उसमें डॉलर हेज भी है, और मार्जिन रिटर्न एफएमसीजी जितना नहीं तो भी बहुत अच्छे स्तर पे है। तो वहां से काफी बड़ी री रेटिंग तो हुई, और जैसा आपने बोला कि पिछले 3-4 महीने में अच्छा नहीं किया है उस सेक्टर ने, पर अभी भी वो सेक्टर हमको पसंद है, अभी भी हम लोग थोड़ा ओवरवेट होंगे उस सेक्टर पे। एक कारण ये भी है कि हमको रुपए पे दबाव नजर आता है, और ये बात मैं अभी नहीं कह रही हूँ, मैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से भी नहीं कह रही हूँ, ये बात मैं पिछली दिवाली से कह रही हूँ कि 2022 में एक बड़ा रिस्क रहेगा रुपी डेप्रिसिएशन का, कि इतना लंबा समय जो रुपए एक बैंड में रहा है, वहां से नीचे जाने की संभावना काफी अधिक थी, और अभी उससे वहां से बढ़ी ही है। और इस कारण से भी कि हम लोगों ने ब्याज दरें बढ़ाने में भी थोड़ा बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट के बनस्पत थोड़ी देर लगाई। तो ये सब कारणों से रुपए पर दबाव बना रहेगा, जिसके कारण अभी आईटी सर्विसेज हमको अभी भी अच्छा लगता है। जो आपने एट्रिशन की समस्या की बात की, जहां तक वो कंपनियों से बात करें तो ऐसा लगता है कि वो अब उस जो भी समस्या थी उसका पीक निकल गया है, अब यहाँ से उसमें और कोई इशू आने की संभावना नहीं लगती है। अच्छा मैम, अच्छा तो मतलब जब स्टॉक्स के चार्ट वार्ट देखें, पढ़ें, तो जो पहले महंगे लग रहे थे अब तो अच्छे खासे
स्टॉक्स में प्रेशर आया है, पर ये सब मीनिंगफुली जब चलेंगे जब वो एफआईआईज लौटते हुए नजर आएंगे। मैसिव सेलिंग है। वही तो पिछले बोला पहले भी कि एफआईआईज का आना और जाने से कुछ भी नहीं होता है, वो ना बाजार का सेंटिमेंट, ना अब पिछले हफ्ते मैम क्या हुआ, 20,000 करोड़ रुपए ले गए, इस पेस से ले जा रहे हैं, एक हफ्ते में 3-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब ये फिर आपकी रेटिंग क्या कहती है? अच्छा, एफआई कब आएंगे कहना मुश्किल है, तो बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट पे मैं एक खाली एक ही आंकड़ा देती हूँ कि एफआईआईज के लिए बाजार खुला था 1993 में, और उसके बाद एक ये नया स्रोत आया पैसे का और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, और कई साल तक तो उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं आया, पैसा आ ही रहा था। और आप सेंसेक्स का चार्ट देखें तो 1994 से लेके 2003 ये एक 9 साल का पीरियड है जिसमें सेंसेक्स ने 0 रिटर्न दिया। तो जिस समय एक नया स्रोत आया पैसे का, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, और उस समय तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी नहीं थी, तो एक तरह से ये बिल्कुल ही नया पैसा आ रहा था, लेकिन फिर भी बाजार नहीं चला। तो आप मंथ टू मंथ भी देखें, वो एक दिन का इम्पैक्ट शायद थोड़ा बहुत रहे भी, पर मंथ टू मंथ भी आप देखें तो किसी भी महीने में आपका जो बाजार का मूवमेंट होता है और एफआईआई का होता है, उसमें कोई कोरिलेशन होता नहीं है। तो इसलिए ये एक अच्छा आंकड़ा रहता है जस्ट मॉनिटर करने को, पर उसका कोई बाजार के किस तरह बाजार जा रहा है उससे बहुत अधिक लेना देना होता नहीं है। इस बात अब ठीक है, इससे फर्क पड़ता नहीं, और इवेंचुअली आएंगे, जाएंगे कहां? जाएंगे तब नहीं जब इंडिया अभी भी ग्लोबल लैंडस्केप में आउट परफॉर्म करेंगे ना हम 2022 में इवेंचुअली। तो हाँ, ये तो बोल रहे हैं, हमारा बेस केस तो यही है कि भारत आउट परफॉर्म तो करेगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बहुत लंबा समय था जब वो पिछले साल मेजर बाजारों में भारत नंबर 6 पे था, पर उसके पहले बहुत वर्षों तक 20, 25, 19, 24 इस रेंज में था। तो इतने साल अंडर परफॉर्म किया, तो अब वो जो आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ है वो हम लोग को लगता है कि अभी तो जारी रहेगा। अच्छा मैम, कल एक बड़ी घटना होने जा रही है, और वो ये है कि जो अब तक हमको बचाता था LIC, वो इस बाजार में अब खुद मौजूद होगा बिकने के लिए, और एक खरीदार बन के भी। अच्छा, इससे पहले इंश्योरेंस को बेचा तो गया इस बाजार में, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी इस स्पेस ने। मैम, आप LIC की लिस्टिंग कैसी देख रही हैं, और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या राय देंगे? इस मान लीजिए वो इस पे कमिटेड है, तो वो क्या व्यू रखे, और इस सेक्टर के क्या फॉर्च्यून्स बदल सकते हैं पोस्ट LIC लिस्टिंग? LIC में जो मेजर जो बड़ा खतरा या रिस्क मुझे जो लगता है, वो एक तरह से तो सभी पब्लिक सेक्टर में रहता है कि आपके पास एक ऐसा रिस्क है जिसका आप किसी मॉडल में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो बड़ा जो उसका ओनर है या प्रमोटर है, वो किस लेंस से उस कंपनी के लिए निर्णय लेगा, वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर के हिसाब से ले। वो एक तो जनरल PSUs में ये रहता है, और LIC के लिए वो रिस्क थोड़ा अधिक है, क्योंकि LIC जो है सरकार का सबसे बड़ा फाइनेंसियर है। सो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देखें तो LIC सबसे बड़ा फाइनेंसियर है सरकार का। उसके अलावा भी मतलब जो LIC का कॉर्पस है ऑलमोस्ट वो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जितना है। तो ये सब कारणों से वो एक ओवरहैंग रहेगा कि उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जरूरी नहीं कि बाजार या अन्य जो शेयर होल्डर हैं उनके हिसाब से सही हो, तो वो एक रिस्क है। उसके अलावा आप बिजनेस में देखें तो ये तो है कि वैल्यू टर्म्स में खासकर कि वो मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, मतलब कि आप नंबर ऑफ पॉलिसी नहीं, मतलब पॉलिसीज की संख्या नहीं, लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा मार्केट शेयर लॉस होता चला गया है LIC का। और अभी भी वो डिजिटल और बैंकिंग चैनल के थ्रू ये सब इंश्योरेंस सेलिंग अभी भी बहुत कम है LIC की। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये सब खतरे के निशान है। तो हम लोग PSU ऐसा नहीं कि बिल्कुल अवॉइड करते हैं, पर थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है PSUs में, बिकॉज एक तरह से जो मैं कहती हूँ अनमॉडलेबल रिस्क होता है उसमें। अब देखते हैं। खैर, कल सुबह ध्यान रखें 10 बजे LIC का IPO
लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो कल का फोकस पॉइंट तो आपको पता ही है क्या होगा, सुबह से इस पे फोकस होगा, इस पे बातचीत होगी और सबका इंटरेस्ट भी है, सब जानना भी चाहते हैं। देवीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स और अपने व्यूज शेयर करने के लिए, समझाने के लिए बाजार के बारे में।